हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए गन शॉट के साथ में। आज से भैया 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा गन शॉट देखने के बाद आपकी एक यूनिट सेकंड पेपर की जो मेरे भाई कैटालिस्ट है वो खत्म हो जाएगी। एक एक करके आपको समझाएंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। टोटल 8 यूनिट सेकंड पेपर में है, 8 फर्स्ट पेपर में, यानी ऐसे 16 गन शॉट आपको देने पड़ेंगे। आज पहला है भैया, शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। ठीक है भाई, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैटालिसिस होता क्या है। देखो भैया, दो शब्द हैं, एक है कैटालिसिस और एक है कैटालिस्ट। ध्यान से समझना, इसमें सब कुछ पूरा वन शॉट है ये भाई। ठीक है, कैटालिस्ट क्या होता है देखो, देसी भाषा में समझो, हम लोगों के चारों तरफ कैटालिस्ट ही कैटालिस्ट है। जैसे जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हरसि अति भाए। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, जामवंत ने शक्ति याद दिलाई कि हाँ तुम जा सकते हो। शक्ति याद आ गई। क्या जामवंत का कोई रोल था वहां पर? नहीं। लंका में कौन गया? हनुमान जी। आगी किन्ने लगाई? हनुमान जी ने। लेकिन फुरेरी किन्ने लगाई? जामवंत जी ने। यानी ओवरऑल हमारे घर के जो बड़े होते हैं, ठीक है, जो हमें प्रेरणा देते हैं, हौसला देते हैं, वो सब कैटालिस्ट का ही काम करते हैं। हम भी भैया देखा होगा फुरेरी लगाते रहते हैं छोटा छोटा रील की फॉर्म में कि भैया ये करो वो करो, तो हम भी कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। जबकि आपकी जो जिंदगी है, आपकी रिएक्शन है, उससे हमें क्या लेना देना है। तो कैटालिस्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, बेस सब्सटेंसेस जो अपनी प्रेजेंस से किसी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं। कि बहुत तेज जा रहे हो, समझा दिया कि भैया थोड़ा आराम आराम चलो, यानी रिएक्शन बहुत तेज हो रही थी, कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, कोई सब्सटेंस मिला दिया, रिएक्शन कंट्रोल में आ गई। रिएक्शन बहुत धीमे धीमे हो रही थी, भैया बढ़ा दिया, मिला दिया, रिएक्शन का रेट बढ़ गया। यानी ओवरऑल ऐसे सब्सटेंस जो अपनी प्रेजेंस से किसी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसा काम करेंगे, उत्प्रेरक कहलाते हैं, यानी कैटालिस्ट कहलाते हैं। तथा इनसे होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग कैटालिसिस कहते हैं भैया। ठीक है, यानी सरल भाषा में समझाएं तो हमारे घर में जीजा, मौसा, फूफा सब कैटालिस्ट हैं। जैसे ही 30 साल के हो गए समझाने लगेंगे, देखो ऐसा है, शादी 30 साल तक हो जानी चाहिए, जबकि उनका तुम्हारी शादी से क्या लेना देना? कुछ नहीं, सिर्फ कैटालिस्ट हैं। कैटालिस्ट का काम भी यही है, जैसे ही तुम रिएक्शन करोगे, फंसोगे, वो अपने आप फ्री हो जाएंगे, किसी दूसरे की रिएक्शन करवाएंगे जाके। तो इन रिएक्शंस को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। इनके बारे में सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया था भैया। ठीक है, तो कैटालिस्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? बर्जीलियस ने। इसमें भैया अगर हम टाइप की बात करें तो भैया कई टाइप हैं। अब ध्यान से समझो, एक एक करके सब समझाते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, पहला है होमोजीनस कैटालिस्ट। देखो, होमोजीनस को हिंदी में कहते हैं समांगी। अब सर जी ये समांगी क्या होता है? समांगी का मतलब समान, एक जैसा। कैसे? समझो भैया, मान लिया ए ने क्रिया करी बी से, ने बनाया है सी और बनाया है डी। इस रिएक्शन में जो कैटालिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, मान लिया वो यू है। अब समझो मेरे भाई, रिएक्शन कौन कर रहा है? ए और बी। ठीक है, क्रिया को करवा कौन रहा है? यू। तो भैया जो लोग रिएक्शन करते हैं, ध्यान से समझो, इन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट, या फिर कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। ये लोग जो इधर होते हैं ये अभिकारक कहलाते हैं। ये क्रिया को करते हैं, अभिक्रिया को करते हैं, तो ये अभिकारक कहलाते हैं। जो बनता है ये प्रोडक्ट होता है, यानी उत्पाद होता है। ठीक है, हमें इससे फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, हमें इससे लेना देना। ये लोग जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ये क्या है? उत्प्रेरक। ध्यान से समझो, नाम क्या है? होमोजीनस। यानी जो अभिकारक रिएक्शन कर रहे हैं वो, और उत्प्रेरक, अगर ये दोनों एक ही स्टेट में है, जैसे मान लो ये भी ठोस, ये भी ठोस, ये भी द्रव, ये भी द्रव, ये भी गैस, ये भी गैस, यानी अगर डेफिनेशन कहें तो जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यानी अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही अवस्था में होते हैं तो इसे होमोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। यही हमने लिखा हुआ है कि भैया जब सबस्ट्रेट यानी क्रिया करने वाले और कैटालिस्ट जिसकी उपस्थिति है, दोनों एक ही स्टेट में होते हैं, तब इसे होमोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे SO2 और O2 दोनों, SO2 भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, O2 भी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक है जो कि गैस है। देखो भैया जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो भी गैस है, जो उत्प्रेरक है वो भी गैस है, दोनों सेम अवस्था में है, इसलिए ये मेरे भाई कहलाएगा होमोजीनस कैटालिसिस। आप लोग फाइनल ईयर में हो तो अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी, और ये देखो जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसा था अपने आप फ्री हो लिया, बोले अब दूसरे फंसवाएंगे चल के। तो उत्प्रेरक कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन होने के बाद अपने आप किनारे हो लेता है। ठीक, दूसरा हाइड्रोजिनस है।
होमोजीनस का मतलब समांगी है, तो हेड्रोजीनस का मतलब क्या होगा बताइए, विषमांगी होगा। तो भैया डेफिनेशन भी उल्टी हो जाएगी। जब मेरे भाई सबस्ट्रेट और कैटालिस्ट एक ही स्टेट में होते थे, एक ही अवस्था में होते थे, तो उसे क्या कहते थे, होमोजीनस। जब अलग अलग अवस्था में होंगे तो उसे हेड्रोजीनस कहेंगे भाई, ठीक है। जैसे H2 गैस है, O2 गैस है, लेकिन प्लेटिनम क्या है, सॉलिड यानी ठोस है। अब देखो ये लोग गैस है, ये सॉलिड, अलग अलग स्टेट हो गई, तो इसे हम लोग कहेंगे हेड्रोजिनस कैटालिसिस, ठीक भैया। तो कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शंस को करा देता है, वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, कैटालिस्ट कहलाता है। पहला होता है होमोजिनस यानी समांगी, दूसरा होता है हेड्रोजिनस यानी विषमांगी, ठीक है। फिर होता है पॉजिटिव कैटालिसिस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो बढ़ा देगा वो पॉजिटिव है, जो घटा देगा वो निगेटिव है। एक याद करो, एक के संग में फ्री आता है। बेस सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस से किसी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, जो रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। तथा इनकी जो रिएक्शंस हैं वो पॉजिटिव कैटालिसिस कहलाती हैं। भैया जो पदार्थ है वो कैटालिस्ट है, जो उनकी रिएक्शंस हैं वो कैटालिसिस है। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण हिंदी में कहते हैं। जैसे वही उदाहरण, एक के संग में कई फ्री आ जाए तो मजा आ जाए। H2 गैस, O2 गैस, प्लेटिनम ठोस, कहने के लिए ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। लेकिन जब प्लेटिनम की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन दोनों की बहुत तेज होती है और H2O बनने लगता है, रेट बढ़ जाता है। तो इसी उदाहरण को आप पॉजिटिव कैटालिसिस में भी रख सकते हो। पॉजिटिव का मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। निगेटिव क्या होता है, बेस सब्सटेंस जिनकी प्रेजेंस में किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, जो घटा देगा वो निगेटिव कैटालिस्ट कहलाएगा, तथा इनकी रिएक्शंस निगेटिव कैटालिसिस कहलाएंगी। जैसे भैया समझो, जैसे H2O2 का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम होता है। मस्त रिएक्शन हो रही होती है, लेकिन अगर आप ग्लिसरॉल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाओ तो मेरे भाई इनकी रिएक्शन कम हो जाती है, रेट कम हो जाता है, वेग कम हो जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से ये जो पानी और ऑक्सीजन बन रहा है इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए ग्लिसरॉल जो है वो निगेटिव कैटालिसिस का काम करता है, ठीक है। उसके बाद एक आपको पढ़ना है कैटालिटिक प्रमोटर, पेपर के अंदर ये आया हुआ है। कैटालिटिक का मतलब तो क्या हो गया भैया, उत्प्रेरक हो गया, और प्रमोटर का मतलब होता है जो इसकी भी पावर को बढ़ा दे। यानी जीजा तो समझाने आए थे, संग में मौसा भी आ गए, उनने बात को और जोर दे दिया, बोले कह तो जे ठीक रहे हैं। तो कैटालिस्ट की जो पावर को बढ़ा देता है, उसे प्रमोट कर देता है, उसे कैटालिटिक प्रमोटर कहते हैं। यानी बेस सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के लिए स्वयं कैटालिस्ट नहीं होते, अपने आप उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन जो अपनी प्रेजेंस से कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जो कैटालिस्ट कर रहा है उसकी और मदद कर दी, हाँ भैया ठीक है हम तुम्हारी ताकत बढ़ा रहे हैं, लगाओ लगाओ जोर लगाओ मेरे भाई, तो वो कैटालिटिक प्रमोटर कहलाते हैं भाई, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन हमने यहां पे लिखी हुई है, N2+3H2। N2 माने नाइट्रोजन है भैया, ठीक है। H2 माने हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी तो Fe उत्प्रेरक है यानी कैटालिस्ट है, लेकिन ये अकेले रिएक्शन नहीं करा पा रहा है, तो साथ में MO यानी मॉलिब्डेनम भी आ जाएगा जो इसकी पावर को बढ़ाएगा और ये कैटालिटिक प्रमोटर कहलाएगा। और ये NH3 का मतलब अमोनिया बनेगी। ये हैबर प्रोसेस है, हैबर विधि की ये रिएक्शन है। पूछे अगर कि हैबर विधि में कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो कैटालिटिक प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि Fe और MO होते हैं भैया, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, कैटालिटिक पॉइजन। पॉइजन माने जहर होता है, ताकत बढ़ाने की जगह आके बात खत्म कर दी, नष्ट कर देता है, उसे कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। बेस सब्सटेंस जो किसी कैटालिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, जो कैटालिस्ट को सपोर्ट करे, उसकी ताकत को बढ़ाए, वो भैया प्रमोटर है। और जो उसे बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, उसके जीवन में जहर घोल दे, वो कैटालिटिक पॉइजन है। तो जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को नष्ट कर देते हैं कैटालिटिक पॉइजन कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक के जो कंपाउंड होते हैं वो प्लेटिनम के कंपाउंड को नष्ट कर देते हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक समझते हो मेरे भाई, AS जो है इसके जितने यौगिक हैं ये प्लेटिनम के लिए मेरे भाई पॉइजन का काम करते हैं। इन दोनों में विरोधाभास है, बोले मेरी जिंदगी में मत आना। प्लेटिनम बोला आर्सेनिक से बनना है यार, हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें भाई, अभी आप देख रहे होगे बहुत रिसर्च लगती है, टाइम लगता है, तभी ये वीडियोस बनती है। और उसके बाद आप देखो शाहजहांपुर से हम लोग, लाइट इतनी बुरी तरीके से पिछले 3 दिनों में बर्बाद तरीके से आ रही है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बस ठीक है यार, क्वालिटी थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना,
क्या ही कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, कैटालिस्ट बहुत स्पेसिफिक होते हैं तथा स्पेशल रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं। तुम सबकी बात तो नहीं मान लेते हो। तुम्हारे जीवन में कैटालिस्ट कौन है जो तुम्हारे लिए स्पेशल है, विशेष है? तो मेरे भाई, जितने भी कैटालिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं तथा हर एक स्पेशल रिएक्शन के लिए स्पेशल कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है एक ही उत्प्रेरक है सब जगह फिट हो जाएगा, नहीं भाई, हर अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग उत्प्रेरक चाहिए होगा। इनकी बहुत कम मात्रा ही, थोड़ी सी बात भी, जैसे जो घर के जीजा हैं, दामाद हैं, वो थोड़ी सी बात भी कह दें तब भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इनकी बहुत कम मात्रा ही हाईली इफिशिएंट होती है, बात चल जाती, बस एक बार कहने की जरूरत है भैया, ठीक है। इनका नेचर कोलोइडल होता है। कोलोइडल का मतलब ना बहुत ज्यादा पतले होते हैं ना कतई पत्थर होते हैं, बीच के गाढ़े गाढ़े होते हैं, तो कोलोइडल होते हैं। इनका जो टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक्टिव रहते हैं। जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 से 7 पीएच वैल्यू पर ये एक्टिव रहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद एक इसमें आपको यूनिट में पढ़ना है लॉक की मॉडल। लॉक की मॉडल क्या होता है? बहुत सरल है। जैसे ताले के अंदर जगह होती है, उसमें चाबी आके फिट हो जाती है, वैसे उत्प्रेरक के पास जगह होती है। उत्प्रेरक के पास जो रिएक्शन करने वाले लोग हैं वो आते हैं, कहते हैं यहाँ आओ, यहाँ बैठो, आके रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करवाने में हो गई काम, जाओ जाओ निकल लो फटाफट। तो वही वाला तरीका है कि लॉक की मॉडल क्या कहता है, एंजाइम जितने भी होते हैं, जितने भी उत्प्रेरक हैं, एंजाइम हैं, इनकी सरफेस पर कुछ सर्टेन शेप के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आकर फिट हो जाते हैं। जिन लोगों को रिएक्शन करनी है वो आके एंजाइम की सरफेस पर फिट हो जाते हैं। जिस प्रकार ताले में कुंजी फिट हो जाती है, इस प्रकार के मेरे भाई मॉडल को लॉक की मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो उत्प्रेरक है, जो एंजाइम है, जो कैटालिस्ट है, एंजाइम भी उत्प्रेरक का ही फॉर्म है भैया, ठीक। एंजाइम की डेफिनेशन भी अभी हमने आगे लगाई है, अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो उत्प्रेरक होगा, जो कैटालिस्ट होगा, जो एंजाइम होगा, वो कहेगा भैया हाँ तुम्हें क्रिया करनी है, यहाँ आओ। वो भैया आएंगे, इनकी पास जो जगह खाली है उसमें आके फिट होएंगे। तो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, जो लोग रिएक्शन कर रहे हैं उनसे रिएक्शन करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा। समझो मेरे भाई, सबसे पहले एंजाइम क्रिया करेगा किससे? सबस्ट्रेट से, जो लोग रिएक्शन करने वाले, और क्या बनाएगा? ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट बदल जाएगा प्रोडक्ट में जो रिएक्शन हमें बनानी है, और एंजाइम तो उत्प्रेरक है, तो ये जैसा शुरुआत में था वैसा ही अलग हो जाएगा भैया, ठीक है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। जैसे ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट रिएक्शन करने वाले हैं, दोनों मिले तो ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट बनाया। एंजाइम सबस्ट्रेट टूटेगा तो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा, और साथ में एंजाइम जैसा शुरू में था वैसा ही आखिरी में अलग हो जाएगा। इस प्रकार इसे लॉक की मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी प्रकार से रिएक्शन करने वाले एंजाइम की सरफेस पर आकर फिट हो जाते हैं, जिस तरीके से किसी ताले के अंदर चाबी आकर फिट हो जाती है भैया, ठीक है। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस बहुत सरल है। अधिशोषण सिद्धांत भैया क्या होता है समझो। ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक कह रहा हाँ भैया क्या दिक्कत है, बोले रिएक्शन करनी है, बोले आओ, अपनी सरफेस पर बैठा लेंगे, सरफेस पर बैठाल के क्रिया करवाएंगे। जब क्रिया हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इन लोगों को मुक्त कर देंगे, बोले जाओ, दोबारा से रिएक्टिव हो जाएंगे। जैसे हम एक कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, ये मेरी सरफेस है, पूरी छत, यहाँ पर बड़ा सा ये हॉल बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, यानी रिएक्टेंट आते हैं, यानी अभिकारक आते हैं, वो रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, जैसे ही रिजल्ट आता है, हम उन सबको मुक्त कर देते हैं और नए बच्चों को, नई रिएक्शंस को कराने के लिए दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं, और नए लोग आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं मेरे भाई। तो यही थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, जो भी रिएक्शन करने वाले लोग हैं, वो दूर दूर होते हैं। शुरुआत में पहले सब बच्चे दूर दूर हैं। कैटालिस्ट जैसे हम हैं, अपनी सरफेस पर इन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सबको यहां बैठालते हैं, जिससे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जितने भी बच्चे हैं रिएक्शन करने वाले सब पास पास आ जाते हैं। कैटालिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारी सांद्रता बढ़ गई, इतनी भीड़ बढ़ गई, इतने लोग आ गए, और जब ये आ जाते हैं तो जैसे ही कोई सबस्ट्रेट कैटालिस्ट की सहायता से, जैसे ही कोई बच्चा हमारी हेल्प से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी रिजल्ट बना लेता है, वैसे ही हम इसे अपनी सरफेस से, कैटालिस्ट इसे अपनी सरफेस से फ्री कर देता है और दोबारा से एक्टिव हो जाता है। रिएक्शन फिर वही लिख सकते हो, H2 और O2 को रिएक्शन करनी थी, तो ये लोग आए प्लेटिनम की सरफेस पर, H2O बनाया, फ्री हो गए, और प्लेटिनम दोबारा से एक्टिव हो गया, कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा। एक इंटरमीडिएट थ्योरी होती है। इंटरमीडिएट थ्योरी क्या होती है?
कि मान लिया दो लोग रिएक्शन करने वाले हैं, दो लोग रिएक्शन करने वाले हैं, तो पहले एक आदमी रिएक्शन करेगा उत्प्रेरक से, फिर उत्प्रेरक भैया इनके पास जाएगा, पहले कहेगा चलो अच्छा ठीक है तुम दोनों लोग रिएक्शन करनी है, पहले हम इन्हें समझ लें जरा, बोले ठीक समझ लो, बोले आओ चलो अच्छा मेरे संग, ये इन्हें लेके इनके पास जाएगा और दोनों की रिएक्शन करवा देगा। क्या होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से पहले दो लोग अगर हैं उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल कैटालिस्ट के साथ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो बीच में बनता है उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। तो दो लोग रिएक्शन करने वाले हैं, इन दोनों में से किसी एक के पास उत्प्रेरक जाएगा, बोले हाँ भैया तुम इंटरेस्टेड हो, वो कहेगा हाँ इंटरेस्टेड है, बोले चलो मेरे संग, जो तुम और हम जुड़े ये इंटरमीडिएट है, बीच की स्टेट है, चलो देखते हैं रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो फॉर्मेशन करता है। जो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं और कैटालिस्ट अपनी स्टेट में वापस आ जाता है। जैसे आप समझो सेम वही रिएक्शन है, हमने क्या लिखा देखो, एक तो O2 था और एक था SO2, इन दोनों को क्रिया करनी थी। तो सबसे पहले O2 जो है उत्प्रेरक के पास गया, दोनों में से एक आदमी गया NO के पास और NO के साथ मिलकर इन्होंने NO2 बनाया, इंटरमीडिएट बनाया। अब ये दोनों मिल चुके हैं, अब ये दोनों मिलके किसके पास जाएंगे, देखो दोनों मिलके किसके पास जाएंगे, SO2 दूसरे के पास जाएंगे जिससे रिएक्शन करनी है। इनसे रिएक्शन कर ली, दोनों ने मिलके प्रोडक्ट बना लिया और NO जैसा शुरू में था वैसा ही NO लास्ट में निकल गया। इस तरीके से इंटरमीडिएट थ्योरी काम करती है भैया, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन जियोलाइट एज अ कैटालिस्ट। जियोलाइट मेरे भाई एक मटेरियल है जिसका कैटालिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है। तो कैसे करते हैं, तो जियोलाइट का यूज एक तो हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग में करते हैं, जो भी डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, जैसे हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हम लोग पेट्रोल, डीजल, LPG ये सब बनाते हैं, किसकी सहायता से, जियोलाइट की हेल्प से हम लोग बनाते हैं भैया, ठीक है। जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन तुम लोग समझते हो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं C2H6, तो ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसलिए मिला के हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो हाइड्रोकार्बन की ब्रांचिंग बढ़ाने में आता है, एल्काइलेशन है, एरोमेटाइजेशन है। एरोमेटाइजेशन समझते हो भैया, हकल्स रूल को फॉलो करने लगे, ये सब आपके कोर्स में है, साल पढ़ाएंगे भैया, ठीक है। इस तरीके के आपने बेंजीन वगैरह पढ़े होंगे, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड हुआ करते थे। तो एरोमेटाइजेशन में, एल्काइलेशन में इको फ्रेंडली होते हैं, यानी वातावरण के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जियोलाइट अगर पेपर में आए तो आपको ये लिखना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताएंगे, भी समराइज करेंगे इस वीडियो को कि क्या क्या कितने कितने नंबर में आ सकता है। दूसरा है मैकालीज बेंटन इक्वेशन। ये क्या होती है, बहुत ही आसान है। ये इक्वेशन दिखाती है कि एंजाइम रिएक्शन वेलोसिटी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब क्या है, सबस्ट्रेट यानी जो क्रिया करने वाले लोग हैं, अगर उनका कंसंट्रेशन ज्यादा, जेब में पैसा ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, रिएक्शन अंधाधुंध। हम अभी आपको 1 करोड़ रुपया दें, आप फटाफट गाड़ी लाओ, ये लाओ रे वो लाओ, 5 रुपए दें, सोचोगे यार 5 का क्या खाएं, बड़ा भूख लगी, 15 दिन से भूखे हैं। इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट यानी जो रिएक्शन करने वाला उसके पास जितनी कंसंट्रेशन, जितनी मात्रा होगी, वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगी भैया, ठीक है। तो लिख दिया हमने भैया कि न्यू से लिख लिया, जैसे न्यू बराबर V मैक्स, ये लिखा हुआ है S कंसंट्रेशन, S कंसंट्रेशन, S फॉर क्या होता है, सबस्ट्रेट, रिएक्शन करने वाला, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं मतलब इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन, Km प्लस का S कंसंट्रेशन लिख के भी दिखा दिया। Km क्या है, मैकालीज कांस्टेंट है, S कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, S की सांद्रता हो जाएगी, सबस्ट्रेट की सांद्रता हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में 2 नंबर में पूछ सकता है। एंजाइम क्या होते हैं, तो बहुत सरल है, एंजाइम उत्प्रेरक ही होते हैं। वे रिएक्शंस जो एंजाइम द्वारा प्रेरित होती हैं एंजाइम कैटालिसिस कहलाती हैं। जब एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, यानी जीवों, हमारे शरीर के अंदर जैसे हंसी आ रही रावण वाली फीलिंग है, तो डोपामाइन एंजाइम रिलीज होता है, तब आदमी को हंसी आती है भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करना, इस तरीके की रील्स हम वहां पे डालते रहते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, जब ये बायोकेमिकल हमारे शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शंस को जब ये कंट्रोल करते हैं, किसी पे प्यार आया, किसी से लाड़ आया, कभी गुस्सा आई, इस तरीके के जो भी हो रहा है सब में एंजाइम रोल दिखा रहे हैं, तब इन्हें भैया क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को एनालाइज करते हैं, तो इन्हें बायोकैटालिस्ट कह देते हैं, जैव उत्प्रेरक कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम जितने भी होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, इनका यानी भार बहुत ज्यादा होता है, और इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं।
कैरेक्टर्स इनके भी लगभग सेम है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, लगभग प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, तो कोशिकाओं से ये उत्पन्न होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। टेम्परेचर अगर चेंज होता है, अभी बताया था कि भैया 5 से 7 पीएन मान होना चाहिए पीएच वैल्यू, और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये प्रभावित हो जाएंगे, ठीक है। इनकी रिएक्शन भी विशेष होती है, उत्प्रेरक की है भैया, ठीक है। जो उत्प्रेरक के लक्षण है वही इनके हैं, तो इनकी रिएक्शन भी विशिष्ट होती है। किसी विशेष रिएक्शन के लिए विशेष एंजाइम का प्रयोग करते हैं। इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी हमने आपको बताया प्रमोटर, कि अकेले रिएक्शन नहीं कर रहा है तो एक प्रमोटर ले आए संग में जो हमारी बात को जोर दिलवाए। तो इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जिसमें नॉन प्रोटीन होता है, प्रोटीन नहीं होता है, एक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लोग को एंजाइम कहते हैं। इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक नॉन प्रोटीन युक्त पाया जाता है जिसे हम लोग को एंजाइम कहते हैं भैया, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है टर्नओवर नंबर, इसे आप और पढ़ लो और बस पेपर आपका इस यूनिट से अगर कुछ आएगा तो आप बहुत आराम से कर लोगे। क्या होता है टर्नओवर नंबर? तो टर्नओवर नंबर एंजाइम कैटालिस्ट से रिलेटेड होता है। अभी आपको बताया जितने भी एंजाइम हैं, एंजाइम क्या है, उत्प्रेरक का ही बदला हुआ रूप है। अगर हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं तो बायो कैटालिस्ट कह देंगे, जैव कैटालिस्ट कहलाएंगे, जीवों की क्रिया है तो जीव उत्प्रेरक कहलाएंगे। लेकिन रियलिटी है एंजाइमों की कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो टर्नओवर जो नंबर है ये पेपर में आया हुआ है, 2 नंबर में कई बार पूछा है। तो टर्नओवर नंबर भी एंजाइम कैटालिस्ट से रिलेटेड होता है। पर सेकंड यानी प्रति सेकंड कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपको बता चुके हैं कि भैया ए ने क्रिया करी, बी से बनाया सी और डी, तो 1 सेकंड में कितने ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, नंबर ये टर्नओवर नंबर। टर्न का मतलब ये इसमें टर्न हो रहे हैं मेरे भाई, इस नंबर को कहेंगे टर्नओवर नंबर। पर सेकंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम नंबर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है टर्नओवर नंबर कहलाता। सीधी सी बात है कि भैया जो रिएक्शन करने वाले 1 सेकंड में जितना प्रोडक्ट बनाएंगे, जितना टर्न हो जाएंगे प्रोडक्ट में, उसे टर्नओवर नंबर कहेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है के कैट बराबर बी मैक्स और बटे में ईटी। के कैट क्या है? तो टर्नओवर नंबर कहलाता है। के कैट मतलब कैट फॉर कैटालिस्ट के लिए, तो उत्प्रेरक के लिए के कैट टर्नओवर नंबर होता है। वी मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, अधिक से अधिक कितनी तेज ये लोग कन्वर्ट हो सकते हैं इसमें मेरे भाई, ठीक है। और ईटी क्या होता है? ईटी होता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी जो एंजाइम इस रिएक्शन को करा रहा है, इनसे ये बना रहा है, उसे कहते हैं एंजाइम मेरे भाई, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में हम पूरा समझें, अब ध्यान से समझो भाई क्या क्या आपका पढ़ने वाला है। सबसे पहले तो आप कैटालिसिस की परिभाषा ही पढ़ लेना। क्या होती है परिभाषा? ऐसे लोग जो रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेते लेकिन रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर देते, कम है तो बढ़ा देते हैं, ज़्यादा है तो कम कर देते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। उनकी रिएक्शंस कैटालिसिस कहलाती हैं। होमोजेनस क्या होता है? जो कैटालिस्ट है और जो रिएक्शन करने वाले अगर एक ही स्टेट में है तो होमोजेनस कहलाएगा, अलग अलग स्टेट में है तो हेटेरोजेनस कहलाएगा। होमोजेनस हेटेरोजेनस भी पेपर में 2-2 3-3 नंबर में आया हुआ है भाई, ठीक है। अगर कैटालिस्ट जो उत्प्रेरक है रिएक्शन के वेग को बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव कैटालिसिस कहलाएगा, घटा रहा है तो नेगेटिव कैटालिसिस कहलाएगा। प्रमोटर क्या होते हैं? जो खुद रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, खुद कैटालिस्ट भी नहीं है लेकिन कैटालिस्ट की ताकत बढ़ाने आ गए, बोले लड़ो हम तुम्हारे संग में है मेरे भाई, तो ऐसे लोग कैटालिटिक प्रमोटर कहलाते हैं। और मेरे भाई फुरेरी भी नहीं लगा रहे और सामने वाले को बर्बाद करे दे रहे, उसकी ताकत को खत्म करे दे रहे, कैटालिटिक पॉइजन कहलाते हैं। प्रॉपर्टी पता ही है, स्पेसिफिक होते हैं, विशेष रिएक्शन के लिए विशेष का प्रयोग करते हैं। पीएच मान निश्चित होता है, टेम्परेचर निश्चित होता है, नेचर कोलोइडल होता है। लॉक की मॉडल पता ही है, जैसे ताले में कुंजी फिट होती है वैसे उत्प्रेरक की सरफेस पर, एंजाइम की सरफेस पर अलग अलग रिएक्शन करने वाले लोग आकर फिट हो जाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन थ्योरी अपने ऊपर समझाई, हम उत्प्रेरक हैं, जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है रिएक्शन करने वाले बच्चे दूर दूर हैं, सबको हम अपनी छत पे अपनी सरफेस पे इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ही कोई बच्चा हमारी सहायता से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है उसे हम मुक्त कर देते हैं और नए बच्चों को इकट्ठा करने के लिए हम एक्टिव हो जाते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है भैया? बिचौलिया वाला मामला है कि 2 लोग बारात करना चाहते हैं, पहले हम एक से जाके मिले, वाकई बारात करना चाहते हो? बोले हाँ चलो मेरे संग, तो हम उससे मिले, ये इंटरमीडिएट हो गया, हम इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं। दोनों लोग मिलके दूसरे के पास गए, बारात करा दी, हम फ्री हो लिए, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट हो गई, ठीक। जियोलाइट एक कैटालिस्ट है जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है भाई, ठीक है। एक इक्वेशन है जो न्यू बराबर बी मैक्स एस कंसंट्रेशन अपॉन में के एम प्लस एस है। एंजाइम क्या होते हैं? ये भी उत्प्रेरक का ही रूप है। ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, इनमें नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है, प्रोटीन होते हैं और जो उनके गुण हैं वही लगभग इनके हैं, प्रोटीन होते हैं। विशेष रिएक्शन के लिए विशेष प्रकार का एंजाइम चाहिए होता है। टेम्परेचर जो है
स्पेशल टेम्परेचर 25 से 30 पे काम करते हैं। ये सारी चीजें, इनकी जो पावर को बढ़ाता है वो कोएंजाइम कहलाता है। और लास्ट में टर्नओवर नंबर कि कितने रिएक्शन करने वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं भैया टर्नओवर नंबर। ठीक है, तो 16 यूनिट टोटल मेरे भाई फिफ्थ सेमेस्टर में, ध्यान से समझो 16 यूनिट है। 16 में से आज एक यूनिट हो गई खत्म। ठीक, कितनी बची? 15 यूनिट बची हैं दोनों पेपर मिला के। ये सेकंड पेपर में है, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, 75,000 लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। ये PDF, ये लिंक, वीडियो सब कुछ वहां पे शेयर करा जाता है। जो भी कंटेंट आता है, जैसे जैसे पेपर करीब आ रहे हैं माहौल बनाते जाएंगे। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर किसी के भाई बहन हैं, 4 गन शॉट पढ़ चुके हैं, थर्ड का 1 पढ़ चुका है, आज फिफ्थ का भी 1 पढ़ गया है, कल थर्ड का दूसरा गन शॉट सुबह आएगा भैया। ठीक है, यहां तक कि फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स का भी 1 गन शॉट पड़ गया है और थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स का भी 1 गन शॉट पड़ गया है, जो कि अपने BDKDN BSc वाले चैनल पर है। ओवरऑल बात करें तो आने वाले जो भी 15-20 दिन, 1 महीना है, सारा कंटेंट अवेलेबल करा देंगे। बस थोड़ा सा छोटी जगह से हम लोग पढ़ जाते हैं। देखो लाइट, पूरी वीडियो निकल गई, लाइट नहीं आई, बैठे रहते तो फिर बैठे ही रह जाते। तो कई बार ऐसा होता है, फिटनेस नहीं अच्छी है, कभी तबीयत नहीं ठीक है, कभी थक गए हैं, कभी लाइट नहीं है, और मान लिया अब चल रहा था तो हमने चला दिया, अगर छोड़ देते तो फिर बैठे रहते, लाइट आती ही नहीं। और रिसर्च भी लगती है इन सारी चीज़ों को बनाने में। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है मेरे भाई। पहली बार देख रहे हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर चैनल पर इतना सा भटकना नहीं चाहते हो तो सिर्फ 399 रुपए का एप्लीकेशन पे कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पर पड़े हुए हैं, देख डालो। प्लस ये वीडियोस भी सब वहां पर ऐड कर दिए जाएंगे विद PDF। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।